गुड इवनिंग चैप्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पास्ट प्लस विद रूफ। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें से हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक आया था दैट वाज ट्रेडी ऑफ वीना। आई होप कि आपने वो बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। The making of nationalism in यूरोप, यह है हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग, और हो सकता है यहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, 18th सेंचुरी यूरोप की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी यूरोप की अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी यूरोप में कोई भी कंसेप्ट नहीं था नेशन स्टेट का। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था और देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशन, मॉडर्न नेशन। अब आप कहोगे सर ये क्या भला है, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशन। देखो जैसे मैं आपको कहूंगा इस वक्त जर्मनी या इटली, या अगर हम एग्जांपल लेंगे आपकी एनसीईआरटी से ही स्विट्जरलैंड, या आपको इन तीनों कंट्रीज की आपको एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री मिलेगी। एग्जांपल सर वो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है, जैसे अगर हम अपने देश को बनाने की कोशिश करेंगे इंडिया को, तो ये हमारे इंडिया की क्या है बेटा, एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जेड के लिए। लेकिन अगर हम तब के यूरोप की बात करें, तब के यूरोप में क्या था, तब के यूरोप में मॉडर्न नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। जर्मनी जो इस वक्त हमें नेशन मिल रही है, दिख रही है, तब के जमाने में जर्मनी एज ए नेशन था ही नहीं। तो फिर क्या था सर, देयर वाज कंसेप्ट ऑफ किंगडम्स, देयर वाज कंसेप्ट ऑफ किंगडम्स, वी विल डिस्कस ये क्या होता है। देयर वाज कंसेप्ट ऑफ डचीज एंड देयर वाज कंसेप्ट ऑफ कैंटोन्स। किंगडम्स का कंसेप्ट था, यानी राजा होगा और उसकी क्या होगी बेटा, उसका एक राज्य होगा। अब उस राज्य में क्या होगा, उस राज्य में जर्मनी का भी थोड़ा सा हिस्सा होगा, उस राज्य में ऑस्ट्रिया का भी थोड़ा सा हिस्सा होगा, उस राज्य में इटली का भी थोड़ा सा हिस्सा होगा। तो दैट मीन्स क्या तब मॉडर्न नेशन का कंसेप्ट था? नो। तो क्या कंसेप्ट था किंगडम्स का? राजा और उसकी क्या हुआ करती थी बेटा, उसकी एक राजा की एक एम्पायर हुआ करता था राजा का, जिसे हम किंगडम कहते थे। क्या कहते थे बेटा? अब उसी किंगडम में उस राजा के पास थोड़ा सा ऑस्ट्रिया का एरिया है, थोड़ा सा जर्मनी का एरिया, थोड़ा सा किसी और देश का एरिया है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है, अगर हम हैप्सबर्ग एम्पायर की एग्जांपल लेंगे, हैप्सबर्ग एम्पायर की एग्जांपल लेंगे, उस हैप्सबर्ग एम्पायर में क्या था, उस हैप्सबर्ग एम्पायर में आपको ऑस्ट्रिया दिखेगा, उस हैप्सबर्ग एम्पायर में आपको हंगरी दिखेगा, उस हैप्सबर्ग आपको में गैलिशिया दिखेगा, एटसेट्रा। दैट मीन्स एक ही देश नहीं है इस एम्पायर में, इस एम्पायर में बहुत सारे देशों के हिस्से हैं, यानी बहुत सारे देश है। अब इन्हीं सारे देशों को, यानी इस किंगडम को या इस राज्य को संभालने वाला होगा एक ऑटोक्रेटिक रूलर, एक ऑटोक्रेटिक रूलर, या जिसे हम कह सकते हैं मोनार्क, यानी एब्सोल्यूट मोनार्क। अब एब्सोल्यूट मोनार्क क्या है, आपको पता है कि एब्सोल्यूट मोनार्क, जिस मोनार्क के पास अनलिमिटेड पावर्स होंगे। अब हर एम्पायर में बैठा है एक एब्सोल्यूट राजा, एब्सोल्यूट मोनार्क। अब जो उसकी मर्जी है वो कर सकता है। इतना ही नहीं, ये तो पहली चीज थी। अब यूरोप में जो आपको ये किंगडम्स दिख रहे हैं, यानी यूरोप में मॉडर्न डे नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, रादर किंगडम्स का कंसेप्ट था। अब इसी किंगडम में 3 चीजें हुआ करती थी। पहली चीज दैट इज रीजनल डाइवर्सिटी हुआ करती थी। अब ये रीजनल डाइवर्सिटी क्या है इसको भी समझेंगे। और दूसरी चीज जो हुआ करती थी, रीजनल डाइवर्सिटी के साथ साथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी बेटा? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और तीसरी जो डाइवर्सिटी हुआ करती थी इन किंगडम्स में, दैट इज कॉल्ड एथनिक डाइवर्सिटी। क्या थी बेटा? एथनिक डाइवर्सिटी।
सर अब ये डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी पहले जो वर्ड है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। जैसे डिफरेंस किस पे? जैसे मराठी यानी महाराष्ट्र का आदमी जो मराठी बोलता है और गुजरात का आदमी जो गुजराती बोल रहा है, उनके बीच में एक डिफरेंस है, दैट इज लिंग्विस्टिक डिफरेंस। यानी महाराष्ट्र का आदमी मराठी बोलता है और गुजरात का आदमी गुजराती बोलता है, तो इनके बीच में एक डिफरेंस है। और वो कौन सी डिफरेंस है बेटा? दैट इज लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज वाली डिफरेंस। अब उसी चीज को कहते हैं डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी जो थी ये रीजनल थी, लिंग्विस्टिक थी एंड एथनिक थी। अब सर ये रीजनल डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब है ये जो राजा हुआ करता था, इसकी जो एम्पायर हुआ करती थी, एम्पायर का मतलब इसकी जो टेरिटरी हुआ करती थी, इस टेरिटरी में फॉर एग्जांपल उसके पास ऑस्ट्रिया का भी हिस्सा हुआ करता था, जैसे अभी हमने हैप्सबर्ग एम्पायर में देखा। उस टेरिटरी में उनके पास ऑस्ट्रिया का भी थोड़ा सा हिस्सा हुआ करता था, उसमें हंगेरी का भी हिस्सा हुआ करता था थोड़ा सा, उसमें इटली का भी हिस्सा हुआ करता था। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स रीजनल डाइवर्सिटी वाज देयर। एक ही रीजन पे इस आदमी का रूल नहीं था, रीजनल डाइवर्सिटी वाज देयर। तो पहली डाइवर्सिटी हमें समझ में आ गई। अब दूसरी है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब डेफिनेटली जब राजा के पास एक साम्राज्य होगा, एक एम्पायर होगी जिसमें ऑस्ट्रिया के भी लोग होंगे, हंगेरी का भी पार्ट होगा, इटाली का भी पार्ट होगा, तो क्या इस वाले एम्पायर में क्या एक ही भाषा वाले लोग होंगे? नहीं सर, इसमें वो लोग होंगे जो जिनकी भाषा होगी फॉर एग्जाम्पल जो इटालियन बोलते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनकी भाषा जो जर्मन बोलते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनकी भाषा पोलिश होगी। इज दैट क्लियर? इसी को कहा जाता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यानी रीजनल डाइवर्सिटी के साथ साथ देयर वाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज वेल। अब तीसरी चीज थी इथनिक डाइवर्सिटी। इथनिक डाइवर्सिटी का मतलब है, जैसे आपने पावर पॉलिटिकल साइंस के पावर में पढ़ा होगा कि श्रीलंका में 2 इथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे, सिन्हालाज एंड तमिल्स। इसी तरह यहां भी क्या हुआ करती थी? इथनिक डाइवर्सिटी। जैसे यहां पे हुआ करते थे रोमानिस, ROUMANS, रोमानस हुआ करते थे, जैसे स्लोवाक्स हुआ करते थे। दैट क्लियर? जैसे बोहिमियाज हुआ करते थे, बोहिमियाज ETC एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट सिंपली मीन्स एक ही इथनिक ग्रुप के लोग नहीं रहते थे इन एम्पायर्स में, एक ही लैंग्वेज के लोग नहीं रह रहे थे इन एम्पायर्स में, और एक ही रीजन के लोग नहीं रह रहे थे इन एम्पायर्स में। तो ये सारी क्या थी? एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, हर राज्य में, हर एम्पायर में। अब इसका मतलब है लोग जो है, लोगों के बीच में कोई भी कॉमन जो है कॉमन बांड नहीं है। ना ही लैंग्वेज का कोई कॉमन बांड है, ना ही इथनिसिटी का कोई कॉमन बांड है, और ना ही क्या है बेटा रीजन का कोई कॉमन बांड है। जैसे गुजरात के लोगों के बीच में कॉमन बांड है गुजराती लैंग्वेज, उनका कल्चर उनको जोड़ रहा है। लेकिन यूरोप के जो किंगडम्स है, क्या यूरोप के किंगडम्स में जितने भी डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई कॉमन बांड है? नहीं बेटा। रादर क्या है, इनके बीच में एक ही कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है कि ये एक ही किंगडम का हिस्सा है और ये एक ही राजा के सब्जेक्ट्स है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट्स ऑफ ए कॉमन किंग। तब तो सिटीजन थे ही नहीं, तब इनको सब्जेक्ट समझा जाता था, यानी गुलाम। अब आगे बढ़ेंगे। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको समझ में आई होगी ये चीज। नाउ अब इसी किंगडम में या इसी सोसाइटी में, या चाहे वो किंगडम कहो आप इसको सोसाइटी कहो, इसी सोसाइटी में आपको 2 टाइप्स के लोग रहेंगे, मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? 2 टाइप्स। पहला जो है जिनको कहा जाता है एरिस्टोक्रेट्स या एरिस्टोक्रेसी, एंड दूसरा जो है हमारे है पीजेंट्स, पीजेंट फार्मर्स। अब एरिस्टोक्रेट जो है या एरिस्टोक्रेट जिनको लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, अब बताएंगे इस क्लास को कहा जाता है हैव्स। क्या कहा जाता है बेटा? हैव्स। और ये जो पीजेंट्स है इनको कहा जाता है हैव नॉट्स। अब ये हैव्स और हैव नॉट्स क्या है मैं समझा दूंगा। अब ये क्लास जो होगा एरिस्टोक्रेसी का, ये अमीर लोग होंगे और ये जो होंगे ये गरीब लोग होंगे। क्या होंगे बेटा? गरीब। सर कैसे? क्योंकि जमीनों का मालिक, यूरोप की जितनी भी जमीनें होंगी उनका मालिक कौन होगा? एरिस्टोक्रेट। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर में देखा होगा, मैं फ्यूडलिज्म पढ़ा चुका हूं। अब फ्यूडलिज्म एक फ्यूडल लॉर्ड होता है और पीजेंट के बीच के एक रिलेशन होती है, जहां जमीन का मालिक फ्यूडल लॉर्ड होगा यानी एरिस्टोक्रेट। यानी इसको अगर हम हिंदी वर्जन में डाल देंगे यानी जमींदार,
यानी यूरोप की जमीनों का मालिक एरिस्टोक्रेट होगा। अब जब ये जमीनों का मालिक होगा तो इसको कहेंगे हैव्स। हैव्स मैंने जिसके पास है कुछ, क्या है इसके पास है लैंड, क्या बेटा लैंड है, जेड क्लियर। और ये बेचारा हैव नॉट, इसके पास कुछ नहीं है, जेड क्लियर, क्योंकि पूरी यूरोप की जमीनों का मालिक ये है। और ये क्या है बेटा, एक तो ये चीज है, दूसरी चीज अब इनके पास एक और चीज है कि इनके पास सर्टेन प्रिविलेजेस है, क्या बेटा इन्हीं लोगों के पास कुछ प्रिविलेजेस है एंड दीज प्रिविलेजेस वर बेस्ड ऑन बर्थ। ये इनको कहां मिलती थी बेटा, जब भी कोई आदमी एरिस्टोक्रेट के फैमिली में जन्म लेता था तो ऑटोमेटिकली एरिस्टोक्रेट बन जाता था। जिस उसके फादर के पास जितनी भी जमीन हुआ करती थी तो आने वाला बच्चा उस जमीन का ऑटोमेटिकली मालिक बन जाता था। तो प्रिविलेज ये वाली। एक और प्रिविलेज हुआ करती थी इनको टैक्सेशन, यानी इन पे नो टैक्स पॉलिसी थी। नो टैक्स पॉलिसी का मतलब है इन पे टैक्स लगता ही नहीं था बेटा। उल्टा क्या करते थे लोग, ये लोग अपनी जमीनें इन पीजेंट्स को देते थे। और इनको याद रखना, यानी ये जो पीजेंट है ये या तो टेनेंट थे या तो सर्फ से, क्या थे बेटा सर्फ। अब टेनेंट का मतलब है कि जमीन इनकी हुआ करती थी, ये इनको देते थे, ये इस पे काम करते थे। मान लो ये लेबर मजदूरी करते थे इस जमीन पे। या अगर हम कहेंगे सर्वडम, सर्वडम का मतलब है कि जब हम पीजेंट को टाई करेंगे लैंड के साथ। अब ये पीजेंट वाज टाइड विद द लैंड। अब इसका क्या मतलब है, विथ द लैंड। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी एरिस्टोक्रेट या फ्यूडल की जमीन होगी वो पीजेंट को जमीन देगा, और जमीन जब देगा तो पीजेंट को उसी जमीन में रहना पड़ेगा, और जब रहना पड़ेगा तो खेती कौन करेगा, पीजेंट। और 90% से भी ज्यादा टैक्स प्रोडक्शन जो है पीजेंट की वो कौन लेगा बेटा, वो लेगा ये लैंडेड एरिस्टोक्रेट। दैट मीन्स ये अमीर बनते जाएंगे और ये बेचारे गरीब होते जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये जो सर्वडम सिस्टम हुआ करता था कि जहां एक पीजेंट जमीन में ही रहेगा, यानी बगल में उसको उसका एक झोपड़पट्टी बनाई दी जाएगी, जेड क्लियर, और वो हमेशा उसी जमीन में होगा और विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेट, यानी इसकी परमिशन के बगैर ये जमीन को छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो ये सिस्टम चल रहा था कहां की, यूरोप की सोसाइटी में। अब ये अमीर और ये बेचारा गरीब, इसके पास जमीन, ही इज द ओनर ऑफ द लैंड, लेकिन ये हैव नॉट है, इसके पास कोई जमीन है ही नहीं। तो ये सारा, और इसके पास क्या है, इतना ही नहीं, इसके पास प्रिविलेजेस है जो इसको बर्थ पे मिलती है, जैसे इसको टैक्स नहीं भरना पड़ता, और इसके ऊपर क्या लगती है बेटा, टैक्सेशन। ये स्टेट को भी टैक्स दे रहा है, ये फ्यूडल लॉर्ड को भी टैक्स दे रहा है, और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा ये टैक्स देता था चर्च को भी। दैट मीन्स टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन की बर्डन किस पे थी, पीजेंट पे। अब ये यूरोप के, और इतना ही नहीं, कहा जाता है ये क्लास जो था ये पॉलिटिकली एंड सोशली डोमिनेटेड क्लास था, पॉलिटिकली एंड सोशली। अब इसका क्या मतलब है, वी विल डिस्कस। ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट वाला क्लास था, इट वाज पॉलिटिकली एंड सोशली डोमिनेटेड क्लास। कैसे, पॉलिटिकली का मतलब है जितने भी राजा के पास बड़े बड़े पोस्ट्स हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े पोस्ट्स हुआ करते थे, वो इन्हीं लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स को मिलते थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स को मिलते थे। ये तो एक चीज है। और दूसरी बात, इनके पास पावर भी हुआ करता था टैक्स कलेक्शन का, ये खुद ही टैक्स कलेक्ट करते थे, और इनकी खुद की मिलिट्री हुआ करती थी, खुद की सेना, दैट क्लियर। तो दे वर वेरी मच पावरफुल। यानी इनके पास दो चीजें हैं, पावर और पैसा, यानी मनी। अब वो मनी कहां से आएगी, वो मनी आएगी जमीन से, लैंड से, क्योंकि लैंड इनकी होगी, खेती ये करेंगे, टैक्स से लेंगे, और इनके पास होगा पैसा, यानी पावर और पैसा इन दोनों के पास होगा। एंड सोशली डोमिनेट का मतलब है, अगर हम सोसाइटी को देखेंगे तो ये सोसाइटी का टॉप मोस्ट ग्रुप माना जाता था, और ये थर्ड स्टेट में आते थे, जेड क्लियर, कॉमनर, आम आदमी की जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हुआ करती थी। और ये अगर आपको देखोगे, ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट थे बेटा, ये पूरे यूरोप में फैले थे, क्योंकि पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम था। तो कहने का मतलब है पूरे यूरोप के जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट थे, इनके इंटरेस्ट सेम है। अब सर इंटरेस्ट सेम का क्या मतलब है, इंटरेस्ट सेम का मतलब है जब तक यूरोप में राजा महाराजा रहेंगे तब तक इनकी क्या होगी बेटा, इनकी ऐशे ऐशे, जेड क्लियर। और दूसरी चीज है, अब क्यों इनकी ऐशे, क्योंकि राजा महाराजाओं को कभी कभार जब मिलिट्री की जरूरत पड़ती थी तो वो मिलिट्री कहां से आती थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेट से। इसका मतलब राजा महाराजा को भी पता था कि अगर इस क्लास को मैं क्या करूंगा, डिससेटिस्फाई करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये क्लास इंटरनल रिवोल्ट करेगी और राजा खतरे में। दैट मीन्स राजा इसकी कठपुतली थी, असल में राजा इसके इशारों पे चल रहा है, क्योंकि अगर ये क्लास
इकट्ठी हो गई तो राजा खतरे में। तो ये पहली चीज है, यूरोप में इनके इंटरेस्ट सेम है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे बेटा, ये आपस में दे वर टाइड बाय द बॉन्ड ऑफ मैरिज। ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे, दे वर टाइड बाय द बॉन्ड ऑफ मैरिज। इनकी आपस में जो रिलेशन बनती थी, यानी एक लैंडेड एरिस्टोक्रेट एक फ्यूडल लॉर्ड दूसरे फ्यूडल लॉर्ड से कैसे बंधा हुआ है, क्योंकि आपस में शादियां करते थे। अब राजा लोग राजाओं से शादी करेंगे, गंगू तेली की बेटी से तो शादी नहीं करेंगे बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये पहली चीज। अब ये बेचारे, ये वाली क्लास जो है पीजेंट वाली क्लास, यानी अगर हम कहेंगे यूरोप में इन शॉर्ट, ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे ये थे एक्सपोलाइटर। क्या थे बेटा? एक्सपोलाइटर। और ये जो पीजेंट थे इनको किया जाता था एक्सपोलाइट। क्या किया जाता था बेटा? एक्सपोलाइट। और इसी सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो यह है यूरोप का बैकग्राउंड। आपको समझ में आया कि यूरोप मॉडर्न नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, मोटा माटी अभी तक मैं जो बताऊं। उसके बाद मैंने क्या कहा, किंगडम्स का कंसेप्ट था, उसमें डाइवर्सिटी हुआ करती थी। क्या क्या डाइवर्सिटी वी विल डिस्कस। और फिर मैंने कहा कि सोशल, अगर हम सोसाइटी को देखेंगे तो सोसाइटी में मेन 2 क्लास थे। पहला क्लास लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स का और दूसरा क्लास पीजेंट्स का। इज दैट क्लियर? और एक्सपोलाइटर लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे और इनको एक्सपोलाइट किया जाता था। नाउ मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में एक बदलाव आ रहा है। मिड 18th सेंचुरी, इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 1750s में यूरोप की सोसाइटी में एक बदलाव आ रहा है, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। यूरोप में क्या आ रहा है बेटा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, यानी इंडस्ट्रीज बन रही है। अब अभी तक यूरोप की सोसाइटी में 2 ही क्लास हुआ करते थे। कौन? या तो फ्यूडल लॉर्ड होगा या तो पीजेंट होगा, यानी लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स होंगे या तो पीजेंट होगा, यानी तीसरा कोई क्लास नहीं था। नाउ जब इंडस्ट्रीज आई तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक और क्लास इमर्ज हुआ जिनको कहा जाता है मिडिल क्लास। क्या कहा जाता है बेटा? मिडिल क्लास। जिस मिडिल क्लास में बिजनेसमैन होंगे, जिस मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जिस मिडिल क्लास में कैपिटलिस्ट होंगे। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इंडस्ट्रीज का मालिक डेफिनेटली इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या कैपिटलिस्ट, यानी कैपिटलिस्ट का मतलब जिसके पास पैसा है वही तो इंडस्ट्री बनाएगा। दैट क्लियर? अब यूरोप की सोसाइटी में यानी एक और क्लास खड़ा हो रहा है जिसको कहेंगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्योंकि ना ये ज्यादा अमीर है लैंडेड एरिस्टोक्रेट की तरह और ना ही ज्यादा गरीब है पीजेंट की तरह, इनके बीच का एक क्लास इमर्ज होगा जिसको कहते हैं मिडिल क्लास। जिसमें कौन आएगा? जिसमें मर्चेंट्स भी आएंगे, दैट क्लियर, बिजनेसमैन आएंगे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, कैपिटलिस्ट आएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सारे लोग आएंगे इसमें। अब ये क्या करेंगे? ये लोग करेंगे प्रोडक्शन। क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्शन। सर किस चीज की प्रोडक्शन? अब इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर का इंडस्ट्रियलिस्ट किसकी प्रोडक्शन करेगा? सर मार्कर की, डेफिनेटली ये मार्कर बनाएंगे। अब ब्रेड वाला इंडस्ट्रियलिस्ट किसकी प्रोडक्शन करेगा? तो ब्रेड की प्रोडक्शन करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोडक्शन करेंगे और ये प्रोडक्शन किसके के लिए होगी? मार्केट के लिए। दैट क्लियर? अब इससे क्या होगा? लेट्स डिस्कस। अब जब इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यानी कैपिटलिस्ट सामने खड़ा हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? उसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनके पास आ गया पैसा, क्योंकि ये ट्रेड करेंगे और ट्रेड से कमाएंगे बहुत ज्यादा प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट कमाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके पास आएगा MONEY मनी, पैसा। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्टों के पास अभी भी एक चीज नहीं है, वो है दैट इज पावर। अब ये पावर की बुके हैं। पावर, पैसा तो आ गया इनके पास ट्रेड करके, इज दैट क्लियर? लेकिन अब एक चीज नहीं आई है, दैट इज पावर। अब पावर को लाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक आइडियोलॉजी की शुरुआत की, ये मैं बता दूंगा, एंड द आइडियोलॉजी इज कॉल्ड लिबरलिज्म। नाउ प्लीज, ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है ये अपने साथ एक और आइडियोलॉजी लेकर आ रहा है, दैट इज पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म को तो हमें इन डिटेल में डिस्कस नहीं करना, बस थोड़ा सा मैं बता दूं। लिबरलिज्म जो है असल में एक लैटिन वर्ड लिबर से निकला है। किससे बेटा? अब ये निकलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड, जिसका क्या मतलब है, यानी लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया जिसका मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम, अब लेमैन्स लैंग्वेज में कहेंगे तो फ्रीडम का मतलब आजादी। तो ये मिडिल क्लास चाहता क्या है? यानी ये जो मिडिल क्लास लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी लेकर आया, क्या ये समाज के इंटरेस्ट के लिए लाए या इसमें इसका कोई इंटरेस्ट है? देखो बेटा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि जब भी कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी बंदा कोई भी आइडियोलॉजी लेकर, चाहे वो मिडिल क्लास लेकर आएगा, लोअर क्लास लेकर आएगा, हायर क्लास लेकर आएगा, उस आइडियोलॉजी में उस आदमी का खुद का इंटरेस्ट होगा। क्योंकि
इंटरेस्ट के बगैर इस दुनिया में कुछ चीज, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ना। अब मिडिल क्लास यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं बेटा, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी रहा है। लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम। अब इसमें पहले दो चीजों की बात करेंगे। पहला, इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम, अभी इंडिविजुअल फ्रीडम क्या वाला है, वी विल डिस्कस। और दूसरा, पहली चीज इन्होंने किस पे जोर दिया, इंडिविजुअल फ्रीडम पे, एंड दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इन दोनों का क्या मतलब है? इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है सर? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है बोलने की आजादी। यानी लिबरलिज्म जो इन्होंने एक हथियार लाया, एग्जैक्टली एक टूल लाया, क्यों लाया मैं बता दूंगा। इसके पीछे इंडस्ट्रियलिस्टों का, यानी इसके पीछे मिडिल क्लास का इंटरेस्ट छुपा है। क्या छुपा है बेटा? उनका ही फायदा है। कैसे सर? डिस्कस। पहला, इसमें इन्होंने क्या दिया, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। अब इंडिविजुअल फ्रीडम क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए सर, बोलने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन सर ये बोलने की आजादी किसके खिलाफ? अगेंस्ट द मोनार्क्स। इसका मतलब अब अगर लोगों को बोलने की आजादी मिलेगी तो खतरे में कौन आएगा? राजा खतरे में है, क्योंकि हम किसके खिलाफ बोलेंगे? मोनार्क। अगर कोई मोनार्क हमारे साथ कुछ गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अब मैं बता दूंगा इसका एक और पर्पस क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि सोशल प्रिविलेजेस जो है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोशल प्रिविलेजेस जो किनको मिलते थे? जो फ्यूडल लॉर्ड्स को मिलते थे या लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स को मिलते थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स को मिलते थे, उनका क्या किया जाए? खात्मा, एंड किया जाए। जैसे अगर एक सोशल एरिस्टोक्रेट, सॉरी लैंडेड एरिस्टोक्रेट कोई क्राइम करता और वही क्राइम आम आदमी करता, आम आदमी को फांसी पे लटकाया जाता और लैंडेड एरिस्टोक्रेट को खुली छूट मिलती थी। इसका मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ थी नहीं। इज दैट क्लियर? अब जब सोशल इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा तो सोशल एरिस्टोक्रेट, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट, ये भी, इसकी भी वैल्यू आम आदमी जैसी वैल्यू होगी। और ये यही चाहते थे। क्या चाहते थे बेटा? कि सोशल एरिस्टोक्रेट्स की वैल्यू जो है वो इस सिस्टम में घटे। अब उसमें इंडस्ट्रियलिस्टों का क्या फायदा? उसमें इंडस्ट्रियलिस्टों का ये फायदा है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझा दूंगा। ओल्ड ऑर्डर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओल्ड ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर। मैं आपको दो ऑर्डर समझा दूंगा। ओल्ड ऑर्डर का मतलब है जब राजा महाराजा थे तब पावरफुल कौन था? तब पावरफुल हुआ करता था मोनार्क, और तब पावरफुल हुआ करते थे एरिस्टोक्रेट्स। अब न्यू ऑर्डर यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई, यानी नया ऑर्डर बन गया। अब नया ऑर्डर में पैसा किसके पास है? पैसा है मिडिल क्लास के पास। अब मिडिल क्लास के पास क्या नहीं है बेटा? मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? मिडिल क्लास सरकार को क्या दे रहा है? टैक्स। लेकिन मिडिल क्लास के पास क्या नहीं है? नो रिप्रेजेंटेशन। इसके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी ये सरकार को चुन नहीं सकता, ये सरकार में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सरकार में इंटरफेयर कौन करेगा? मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेट। इसीलिए ये चाहते थे ये ओल्ड ऑर्डर चेंज हो जाए। ओल्ड ऑर्डर चेंज होने का मतलब है ये चाहते थे कि अगर हम टैक्स दें तो टैक्स के बदले हमें क्या मिलनी चाहिए? रिप्रेजेंटेशन। क्या मिलनी चाहिए बेटा? रिप्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? टैक्स के, इसीलिए एक सिद्धांत है हिस्ट्री का, व्हेन यू पे समवन विदाउट गेटिंग द रिटर्न यू विल स्टार्ट फीलिंग पेन। एग्जाम्पल सर हमें समझ नहीं है। मान लो बेटा आप मुझे फीस दे रहे हो, आप मुझे पढ़ाने की फीस दे रहे हो, लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। भले ही मैं आपका कितना भी फेवरेट टीचर होगा, अगर आप मुझे फीस दे रहे हो, मैं आपको फीस के बदले नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत दुख होगा। दैट मीन्स यू विल स्टार्ट फीलिंग पेन। वही पेन कहां हो रही है? मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास इज पेइंग द टैक्स। मिडिल क्लास राजा को टैक्स दे रहा है, लेकिन राजा उनके बदले उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है। इज दैट क्लियर? हुकूमत में कौन है? मोनार्क और एरिस्टोक्रेट। हुकूमत में आना कौन चाहता है? मिडिल क्लास। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हुकूमत में आने के लिए मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी मिडिल क्लास करेगा क्या? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको लिबरलिज्म थोड़ी बहुत एक एज एन आइडियोलॉजी समझ में आई होगी। नाउ मैंने आपसे कहा अब ये जो मिडिल क्लास है ये दो चीजें चाहते हैं। पॉलिटिकली क्या चाहते हैं ये मिडिल क्लास, और इकोनॉमिकली क्या चाहते हैं। देखो मैंने पहले ही कहा ये जो लिबरलिज्म का इन्होंने नया हथियार ढूंढ लिया, इस लिबरलिज्म के पीछे के इनके खुद के इंटरेस्ट छुपे हैं। आम आदमी के लिए इस लिबरलिज्म में कुछ नहीं है, ये सारा है इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए। अब कैसे मैं समझा दूं? पॉलिटिकली चाहते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने। क्या बने बेटा?
गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब है कि जो सरकार बने, ये जो राजा महाराजाओं का सिस्टम है, इसको दफा किया जाए, इसको उखाड़ के बाहर फेंका जाए यूरोप की सोसाइटी में, और सरकारें बनाई जाए। और वो सरकार कौन बनाएगा बेटा? सरकार बनाएंगे लोग, पीपल। सर कौन से लोग? याद रखना, इन्होंने एक कंसेप्ट लाया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन सा कंसेप्ट लाया यूरोप में इन्होंने? लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइजी। लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है जो टैक्स पेयर होंगे, क्या होंगे बेटा? टैक्स पेयर होंगे, उन्हीं को देंगे वोट और वही बनाएंगे गवर्नमेंट। जरा बताओ बेटा, टैक्स पेयर इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है या किसान हो सकता है? क्या किसान के पास पैसा है कि वो सरकार को टैक्स देगा? सर नहीं। तो टैक्स कहां से आएगा? सर टैक्स आएगा मिडिल क्लास से, इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्टों से। तो ये क्या देंगे? टैक्स। इसका मतलब है जब ये टैक्स पेयर होंगे तो इनको क्या होगा? वोटिंग राइट। जब ये वोटिंग राइट इनके पास होगा तो ये क्या बनाएंगे? सरकार। तो क्या ये अपनी सरकार बनाएंगे? इस सरकार में इंडस्ट्रियलिस्ट बैठेंगे या कोई और बैठेंगे? सर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठेंगे। अब जब सरकार ही इंडस्ट्रियलिस्टों की होगी तो पॉलिसीज किसके फेवर में बनेगी? सर पॉलिसीज भी इंडस्ट्रियलिस्टों के फेवर में बनेगी। दैट मीन्स ये जो ये लिबरलिज्म का टूल ला रहे हैं, आजादी का टूल ला रहे हैं, दैट क्लियर, इस टूल में कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट छुपा है। कैसे? क्योंकि जब सरकार लोग बनाएंगे, यही लोग बनाएंगे, और सरकार में भी यही लोग होंगे, और वो सरकार अपने लिए ही पॉलिसी लाएंगे और उस पॉलिसी में भी इनका ही फेवर होगा। यह है पॉलिटिकली। और ये चाहते थे कि मोनार्की को, MONARCHY, क्या किया जाए? एंड किया जाए। मोनार्की को एंड किया जाए, पार्लियामेंट को लाया जाए, और पार्लियामेंट में बैठेगा कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट। इज दैट क्लियर? अब देखो, यह है पॉलिटिकली एंड पॉलिटिकली एक और चीज चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दिस इज रिटन डाउन इन योर NCERT। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकली ये चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाया जाए। दैट मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाए। अब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, मैं समझा दूंगा। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये चाहते हैं कि रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए। अब कैसे? एक और चीज इसमें पहले समझा दूं, इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चाहते ये भी लाया जाए। पॉलिटिकली चार चीजें चाहते हैं, दो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, दो चीजें अभी बता दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे, अब जो भी आदमी कैपिटलिस्टों के खिलाफ कुछ करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इनके हिसाब से रूल डले होंगे, तो वो आदमी डेफिनेटली जेल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पैंतरा फेंक रहे हैं लोगों के सामने। इतना ही नहीं, ये चाहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए। सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का क्या मतलब है? अभी तक जब मोनार्क बैठा तो पूरा राज्य, पूरा किंगडम उसका ओनर हुआ करता था मोनार्क। अब जब, क्योंकि अब ये चेंज चाहते हैं, दैट क्लियर, कौन पे चेंज चाहते हैं बेटा? लिबरल यानी मिडिल क्लास चेंज चाहता है, क्योंकि इनके पास अब इंडस्ट्रीज है। इनको भी पता है कि अगर मोनार्की रहेगी तो इंडस्ट्री का मालिक कभी भी, क्योंकि मोनार्क कभी भी इस इंडस्ट्री को क्लेम कर सकता है, क्योंकि राजा महाराजाओं की जमीन है, उसी जमीन में इंडस्ट्री बनी है, तो राजा कभी भी इंडस्ट्री पे कब्जा कर सकता है। इसीलिए चाहते थे इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक हो। यानी अगर इंडस्ट्रियलिस्टों की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक वो आदमी होना चाहिए, ना कि राजा महाराजा। देखो यहां भी अपने इंटरेस्ट सिक्योर कर रहे। इकोनॉमिकली क्या चाहते हैं? इकोनॉमिकली दे वांटेड लेजर-फेयर इकोनॉमी, या जिसको कहेंगे फ्री मार्केट, और मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है? मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट और लेजर-फेयर इकोनॉमी। लेजर-फेयर इकोनॉमी का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्या हो बेटा? मूवमेंट ऑफ गुड्स पे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना लगे। मैं समझा दूं। फ्री मार्केट का मतलब है जो अभी तक बंदिशें लगती थी, या चाहे टैक्स की बंदिश हो या किसी और चीज की बंदिश हो, वो नहीं लगनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, सर हमें समझ नहीं यार, मान लो अगर मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं पेंसिल बना रहा हूं, तो मैं इस पेंसिल को दूसरे राज्य में भेजना चाहता हूं। अब जब मैं अपनी पेंसिल लेकर दूसरे राज्य में जाऊंगा तो दूसरे राज्य की सरकार मेरे इस पेंसिल पे टैक्स लगाती थी। अब ये 1 रुपए का पेंसिल बना दिया मैंने, तो दूसरे राज्य की सरकार ने इस पे 1 रुपए का टैक्स लगाया, जिसको कहते हैं टैरिफ। क्या कहते हैं इसको बेटा? टैरिफ ड्यूटीज, TARIF, टैरिफ और कस्टम ड्यूटी कहते हैं उसको, कस्टम ड्यूटी।
कस्टम ड्यूटी और टैरिफ लगते हैं एक्सपोर्ट्स पे। किस पे लगते हैं बेटा? जैसे मैंने ये पेंसिल बनाया, ये मार्कर बनाया, मैं दूसरे देश में इस पे उसको भेजना चाहता हूं। मान लो मैंने इसको 1 रुपए में बना दिया, अब मैं इसको दूसरे देश में भेजना चाहता हूं, लेकिन दूसरे देश की सरकार, जब तक ये दूसरे देश की सरकार मुझे उस देश के बॉर्डर पे इसको 1 रुपए का एग्जाम्पल टैक्स लगाएगी, तो ये चीज महंगी होगी या सस्ती? सर डेफिनेटली महंगी होगी। तो महंगी चीज होगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा, कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो सर डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? सर डिमांड घटेगी। और जब डिमांड घटेगी तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? सर प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए ये चाहते थे कि लेजर इकोनॉमी हो, जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, जहां चीजें यानी गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या जाए विदाउट टैक्स, विदाउट यानी उन पे टैरिफ या कस्टम ड्यूटीज जैसी टैक्स ना लगे। ये चीज चाहते थे इकोनॉमिकली। नाउ यानी ये सारी चीजें चाहते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली व्हाट दे वांटेड, ये मैं आपको बता चुका हूं ना बेटा। ये एक और चीज चाहते हैं, ये चाहते हैं बेटा, हाँ ये चाहते हैं कि ट्रेड बैरियर्स जो है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेड बैरियर्स जो है उनको एलिमिनेट किया जाए। एलिमिनेट, अब सर उसका क्या मतलब है? लेट्स पुट एन एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी। देखो जर्मनी जो है, जर्मनी यूनाइटेड होने से पहले, यानी जर्मनी जो हमें इस वक्त की जर्मनी मिल रही है, इसके यूनिफिकेशन से पहले, अभी यूनिफिकेशन क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैं पढ़ा दूंगा। जर्मनी की यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी 39 स्टेट्स में बटा था। कितने स्टेट्स में? अब अगर एक ट्रेडर जो कि फॉर एग्जांपल एरिया एक्स का होगा और उसे एरिया वाई में, यानी एक स्टेट का ट्रेडर दूसरी स्टेट में ट्रेड करना चाहता है, यानी एक्स स्टेट का ट्रेडर वाई स्टेट में ट्रेड करना चाहता है, तो कहा जाता था उसको नंबर ऑफ टैरिफ ड्यूटीज लगती थी। क्या लगती थी? टैरिफ ड्यूटीज, यानी उस पे टैक्सेस लगते थे बहुत। पहले अगर वो इस स्टेट में जाएगा तो यहां की सरकार उसको टैक्स लगाएगी, फिर जब इस स्टेट में एंटर करेगा तो यहां की सरकार उसको टैक्स लगाएगी, जब वो इस स्टेट में जाएगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तो यहां की सरकार, मान लो उसने 1 रुपए में पेंसिल यहां अपनी स्टेट में बना दिया, अब जो उसको इस स्टेट में इस पेंसिल को भेजना है, अब इस स्टेट को जाने से पहले मान लो उसको 4 स्टेटों में या 5 स्टेटों को क्रॉस करना पड़ेगा, तो हर स्टेट की सरकार इस पेंसिल पे लेट सपोज 1-1 रुपए का क्या लगाएगी बेटा? टैक्स। तो ज्यादा बता दो, पेंसिल की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी? सर प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। इसका मतलब है डिमांड घटेगी तो ट्रेड ज्यादा होगा या कम? ट्रेड कम होगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट घटेगा। इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहता था ये ट्रेड बैरियर्स हो, वो चाहता था ये ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाए और क्या किया जाए? एक यूनिफाइड मार्केट बनाया जाए। क्या बनाया जाए बेटा? यूनिफाइड मार्केट। मैं बता दूंगा यूनिफाइड मार्केट किसको कहेंगे। यूनिफाइड मार्केट का मतलब है कि जर्मनी में जो अभी तक 39 स्टेट्स ने अलग अलग मार्केट बनाया, अब ये एक ही मार्केट बनना चाहिए। कहने का मतलब है इस जर्मनी की यूनिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन जर्मनी के 39 स्टेट्स को अलग होना चाहिए, उनको इस राजा महाराजा सिस्टम से अलग होना चाहिए, एक ही जर्मनी बननी चाहिए। और इस जर्मनी में क्या होना चाहिए कि अब अगर एक आदमी बैठा है इस एरिया में, अब वो यहां ट्रेड करना चाहेगा तो यहां से वो डायरेक्टली जाए और उस पर कोई भी टैक्स ना लगे, और जब टैक्स नहीं लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, प्राइस बढ़ेगा नहीं तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। डेफिनेटली इंडस्ट्रियलिस्ट तो यही तो चाहता है, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अब ये जो इसने कहा, ये कहा लिबरलिज्म में, लेकिन अब अगर ये लिबरलिज्म में लोगों को ये समझाएगा तो लोग लिबरलिज्म यानी लोग राजा महाराजाओं के खिलाफ तो नहीं होंगे इज़ाड के लिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया इंडस्ट्रियलिस्टों ने, अब समझो, अब ये यानी यूनिफाइड मार्केट बनना चाहिए। इसका पहला इनिशिएटिव 1834 में प्रूशिया ने लिया। किसने लिया बेटा? प्रूशिया ने। अब किसका इनिशिएटिव? प्रूशिया ने 1834 में क्या किया? एक काउंसिल बनाया जिसको कहते हैं ज़ॉलवेरिन काउंसिल। ज़ॉलवेरिन काउंसिल ने क्या किया? ज़ॉलवेरिन काउंसिल बनाया जर्मनी ने, और बहुत सारे जर्मनी के स्टेटों ने इस काउंसिल को ज्वाइन किया। या इसको कहते हैं कस्टम काउंसिल। क्या कहते हैं बेटा? कस्टम काउंसिल। इस काउंसिल ने क्या किया? इस काउंसिल ने कहा अब जो ट्रेड
होगा जर्मनी के स्टेट्स के बीच में, जर्मनी के स्टेट्स के बीच में, और जो ट्रेड पे जो अभी तक जो टैरिफ लगता था उस टैरिफ को किया जाएगा एंड। यानी अब अगर जर्मनी का एक स्टेट का ट्रेडर दूसरे स्टेट में ट्रेड करना जाएगा यानी अपने प्रोडक्ट को भेजने जाएगा, तो इस स्टेट के बॉर्डर पे उसको अब टैक्स नहीं लगेगा। दिस वाज द मेन पर्पस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेरियन काउंसिल। दैट मींस यूनिफाइड मार्केट बनाने की कोशिश कर रही जा रही है। लेकिन अब जर्मनी में यूनिफाइड मार्केट तभी बनेगा, यानी पूरे जर्मनी में एक ही मार्केट तभी बनेगा जब हम जर्मनी को यूनाइट करेंगे। सर लिबरलिज्म में फिर जर्मनी को कैसे यूनाइट कर देंगे, बाकी सारी स्टेटों को समझाएंगे। इसके लिए क्या किया, इसके लिए मिडिल क्लास ने एक और पैंतरा फेंका। बहुत शातिर लोग हैं मिडिल क्लास के। अब ये कैपिटलिस्ट इतना शातिर है, इसने क्या किया बेटा, इसने लैंग्वेज के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, या कल्चर के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। मैं बता दूंगा इसका क्या कहते हैं, लैंग्वेज एंड कल्चर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि जो लोग फॉर एग्जांपल अभी तक जर्मनी कितने राज्यों में डिवाइडेड थी सर, 39 एग्जांपल। वैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन एक अलग टॉपिक है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जर्मनी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड, और हर स्टेट में कोई ना कोई राजा महाराजा बैठा है। किसी जगह हैप्सबर्ग एम्पायर बैठी है, किसी जगह कोई और एम्पायर बैठा है। अब अगर हमें जर्मनी को यूनिफाइड मार्केट बनाना है तो पहले जर्मनी को इन राजा महाराजाओं से आजाद करना है। अब राजा महाराजाओं से आजाद करना, अब यूनिफाइड मार्केट में इंटरेस्ट किसका है, कैपिटलिस्ट का। अब इस जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जर्मनी क्या करेगी, जर्मनी के कैपिटलिस्ट नेशनलिज्म की विचारधारा को आगे करेंगे। सर कैसे करेंगे, मैं समझा दूंगा। जर्मनी के कैपिटलिस्ट कहेंगे कि जिन लोगों की सेम लैंग्वेज होगी या सेम कल्चर होगा, इज दैट क्लियर, तो क्यों ना वो सारे लोग एक ही नेशन बनाए। क्या बनाए बेटा, जैसे जर्मनी जो होगी ये किन लोगों की होगी, जर्मन स्पीकिंग पीपल के लिए होगी। दैट मीन्स दे आर मोबिलाइजिंग द पीपल on the basis of language in order to create a unified Germany। क्या बनाने के लिए, यूनिफाइड जर्मनी बनाने के लिए। और जब जर्मनी यूनिफाई हो जाएगी, बाहर के राजा महाराजाओं से आजाद हो जाएगी और ये 39 स्टेट जुड़ जाएंगी, तो जर्मनी यूनिफाइड मार्केट बनेगा। और जब यूनिफाइड मार्केट बनेगा तो उसमें दो चीजें होंगी, पहला इन पे टैक्स नहीं लगेगा यानी टैरिफ ड्यूटीज का खात्मा हो जाएगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा। ये पहली चीज, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये पैंतरा फेंक रहा है नेशनलिज्म का। दूसरा, अब अभी तक ये जो जर्मनी की 39 स्टेट्स, हम एग्जांपल दे रहे हैं, जर्मनी की 39 स्टेट्स में क्या हुआ करते थे, इनमें वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग हुआ करते थे। वेट्स एंड क्या हुआ करते थे बेटा, मेजर्स अलग हुआ करते थे। एग्जांपल, अगर एक स्टेट में 1 केजी में 1000 ग्राम होते थे, तो दूसरी स्टेट में जर्मनी के 1 केजी में 985 ग्राम होंगे। क्या अब ये यूनिफॉर्मिटी है वेट्स में, सर नहीं। अब यहां का ट्रेडर जब 1 केजी चावल यहां से खरीदेगा तो उसको 950 ग्राम मिलेंगे, लेकिन जब वो अपनी स्टेट में बेचने जाएगा तो उसको 1 केजी के कितने ग्राम बेचने पड़ेंगे, 1000 ग्राम बेचने पड़ेंगे। तो क्या बेटा इन दोनों, क्या यहां ट्रेड की प्रमोशन होगी या नहीं, सर ट्रेड बढ़ेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहां का स्टेट का आदमी जब यहां ट्रेड करने आएगा, यहां तो उसको 1 केजी में 950 ग्राम ही मिलेंगे। दैट मीन्स उसका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। इसीलिए ये जो है, ये इन्होंने ये नेशनलिज्म का जो ये पैंतरा फेंका, इसीलिए फेंका ताकि ये यूनिफॉर्मिटी जो वेट्स एंड मेजर्स में नहीं है, इनको भी खत्म किया जाएगा और यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी किसमें, वेट्स एंड मेजर्स में। प्लस इतना ही नहीं, यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी करेंसी में। अभी तक 39 स्टेट्स में अलग अलग करेंसी हुआ करती थी। अब एक ट्रेडर जब यहां ट्रेड करने जाएगा तो उसको अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, और करेंसी एक्सचेंज करने के लिए उसको जिस बैंक से वो करेंसी एक्सचेंज करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए जब सॉल्वेरियन, अब जब वो टैक्स देगा तो डेफिनेटली ट्रेडर का प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना बेटा, क्योंकि करेंसी चेंज करने के लिए अगर एक ट्रेडर यहां से अपनी चीज बेचने जा रहा है या खरीदने जा रहा है कोई चीज, तो उसको पहले अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, और करेंसी चेंज करने के लिए बैंक को एक्सचेंज रेट देनी पड़ेगी, यानी करेंसी चेंज करने की मान लो फॉर एग्जांपल टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए इस पैंतरे को भी खत्म करने के लिए इन्होंने जब सॉल्वेरियन काउंसिल ऐड कर दिया, उस सॉल्वेरियन काउंसिल में जो करेंसीज का नंबर था उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कितना बेटा, 2।
अभी तक नंबर ऑफ करेंसीज हुआ करती थी, अब पूरे जर्मनी में कितनी करेंसीज होंगी? ओनली 2 करेंसीज। दैट मीन्स ये सारी चीजें जो है हो रही है, ये ओल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए जो नया ऑर्डर आ रहा है वो हो रहा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।